अच्छा देखो ये हमारी वेबसाइट होगी। वर्डप्रेस पे जो भी वेबसाइट होती है ना, उसका यही इंटरफेस होता है। उसमें फंक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे इसमें डिफरेंट प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं, उसकी वजह से हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ रहे हैं। बट आपको यही इंटरफेस देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड भी होगा, उसमें पोस्ट भी होगा, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट नहीं होगा बल्कि ये प्लगइन के थ्रू आया हुआ है। हमने थीम इंस्टॉल किया, ये थीम के यहाँ पर कुछ ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे पे वो कॉमर्स इंस्टॉल किया, ये एक अलग से प्लगइन है जो आपकी सिंपल वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट करता है। तो ये उस प्लगइन के थ्रू ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। फिर एक एलिमेंटर प्लगइन आता है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को एडिट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो वो एक प्लगइन एक्स्ट्रा आता है, डिज़ाइनर। उस पे हम ये जब इंस्टॉल करते हैं तो ये उसके दो ऑप्शन आ रहे हैं। फिर ये वर्डप्रेस का ऑप्शन है, बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन भी वर्डप्रेस का ऑप्शन है अपना, यूज़र्स, टूल, सेटिंग्स। ये वाले 4-5 और ये टॉप से 4-5 ऑप्शन, ये सारे वर्डप्रेस के अपने हैं। कोई भी नई वेबसाइट होगी तो ये ऑप्शन आपको पहले से मिलेंगे। बाकी ये ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। जो आपकी वेबसाइट है, जैसे होस्ट टूरिज्म आप बता रहे हो, उसमें ये वाला थीम नहीं होगा, उसमें कोई और थीम होगा, तो उसके डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे, ठीक है। लाजमी नहीं कि ये होंगे, लेकिन एसईओ का जो बेसिक्स है ना वो सारा सेम है। उसके लिए हमें अलग से एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। हमारा ना आर्टिकल टाइटल ये वाला है, तो अब इसके अकॉर्डिंग इमेज कौन सी आपको ठीक लग रही है? अभी इसको ड्राफ्ट में डाल दो ना, बाद में इसमें इमेज डाल दूँगा, ठीक है। ये प्लगइन का नाम है योस्ट। योस्ट प्लगइन जो है ये हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को, आपकी वेबसाइट का एसईओ करने में। हाँ, इससे देखो हम इसके बगैर भी एसईओ कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि हम एसईओ सही कर रहे हैं नहीं सही कर रहे हैं। ये क्या करता है, ये हमें ये देखा, ये ग्रीन लाइट, ऑरेंज लाइट और रेड लाइट आ रही है। ये हमें थ्रू आउट दी जब हम प्रोसेस करते हैं एसईओ का, हमें शो होती रहती है। अगर हमने अच्छा एसईओ किया ना, 80+ स्कोर हो गया हमारा, तो हमारा वो ग्रीन लाइट शो कर देगा। अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी है कोई, यानी कि अभी हमें इम्प्रूव करना चाहिए, तो उसके लिए फिर हमें ऑरेंज में शो करता है। और अगर एसईओ हमने अच्छा नहीं किया तो हमें रेड कलर में वो शो करेगा। फॉर एग्जांपल, वो कहता है कि एसईओ का जो मेटा टाइटल है ना, वो आपका 60 कैरेक्टर्स 56 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम 56 से इंक्रीज़ पे जाएंगे ना, तो वो पहले ऑरेंज करेगा। अगर ज़्यादा हम 56 से अगर 60 पे जा रहे हैं तो वो हमें थोड़ा बहुत बताएगा ऑरेंज कलर में। अगर हम 70-80 कैरेक्टर तक चले जाते हैं ना, तो जो कि बहुत ज़्यादा लिमिट से एक्सीड हो गए, तो वो रेड कर देगा। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। तो ये प्लगइन हमें हेल्प करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। और एग्जांपल ये इसकी ये है कि अगर हमने ज़्यादा कीवर्ड यूज़ कर दिए हैं, उसको कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं। अब हम अगर 1000 या 1500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा हुआ है, उसमें से एक एक वर्ड हम ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा। ये हमें खुद से बता देगा कि आपने ये वाला सेम कीवर्ड इतनी दफ़ा यूज़ किया है, ये ज़्यादा है, इसको कम कर दो। अगर कम यूज़ किया तो बोलेगा कि इसको एटलीस्ट आप इतने इतना दफ़ा यूज़ करो इतने आर्टिकल में। तो ये सारी चीज़ें हमें साथ साथ इंडिकेट करता रहता है। तो ये प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से प्लगइन्स हैं। रैंक मैथ एक प्लगइन है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल इन वन एसईओ के नाम से टूल आता है। काफ़ी सारे टूल्स आते हैं, लेकिन सबसे फेमस जो है वो ये योस्ट है, देन रैंक मैथ है। इसके देखो 10 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशंस आ रही हैं। इसको हम एक्टिवेट करेंगे। जब इंस्टॉल होता है उसके बाद हमने फ़र्स्ट टाइम इस पर क्लिक करना होता है, स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये जो प्लगइन है ना, ये पूरी वेबसाइट को रीड करके ना एक इनिशियल सेटअप में जो आ जाएगा, उसके बाद हमने इसके ऊपर नेक्स्ट चीज़ें करनी होती हैं। स्टार्ट एसईओ डाटा ऑप्टिमाइजेशन पे आप क्लिक करें। नीचे वाले ऑप्शन से ये कंप्लीट हो जाए ना। ठीक है, वी हैव सक्सेसफुली एनालाइज योर साइट एंड ऑप्टिमाइज योर एसईओ डाटा। अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। साइट रिप्रेजेंटेशन में वो कह रहा है कि जो आपकी वेबसाइट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक पर्सन है। लेट्स सपोज ऑर्गेनाइजेशन ही हमारी होती है। अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें ना, हम उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बना रहे हो, पोर्टफोलियो, लाइक जैसे शाहरुख खान है या कोई भी एक्टर है, वो ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं होती ना, वो तो एक पर्सन होता है ना। जैसे अपने बारे में बस कुछ अपने बारे में कुछ अगर आपने वेबसाइट बनानी है कि
जैसे किस डेट को पैदा हुए, किस डेट को जो भी है आपने अपना करियर स्टार्ट किया। जैसे यहाँ पर आप लिखते हो शाहरुख खान, तो इसके बारे में बायोडाटा आ जाता है सारा, इसकी पिक्चर्स, इसके बारे में, ठीक है, कब पैदा हुआ, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, हाइट, पूरा बायोडाटा इसका यहाँ पर आ गया। अगर इस टाइप की आप वेबसाइट बनाते हो ना कि आप अपने बारे में बायोडाटा देना चाह रहे हो, यानी कि पूरा 0 से लेकर 100 तक उस बंदे के बारे में इन्होंने लिखा हुआ होता है। ये देखो, अगर इस तरह की वेबसाइट अपनी बना रहे हो आप, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं होगी ना, वो तो पर्सन होगा एक, जिसके अंदर आप पर्सन के बारे में लिखोगे। तो फिर आप गूगल को बताओगे, अगर आप जो चीज़ें यहाँ से सेट करोगे ना, इट मीन्स कि जब हमारी वेबसाइट गूगल में सबमिट होगी तो गूगल यहाँ से डाटा पिक करेगा, तो उसको पता होगा कि ये एज अ पर्सन एक बंदे की वेबसाइट है। अभी जब गूगल डाटा पिक करेगा यहाँ से, तो उसको पता होगा कि ये एक बिज़नेस है जिसका नाम है टाइमलेट, ठीक है। वेबसाइट का नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम सेम ही होगा ऑब्वियसली, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है वही हमारी वेबसाइट का नेम भी होता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि फ़ेसबुक है तो, हाँ, फेसबुक के एग्जांपल में हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर फेसबुक ही काम कर रहा होता तो वेबसाइट का नाम फेसबुक होता, ऑर्गेनाइजेशन होती मेटा, मेटा के अंदर फेसबुक भी आ रहा है, इंस्टाग्राम भी आ रहा है, व्हाट्सएप भी आ रहा है, ऐसे ही है ना, मेटा ओन करती है इन सारी कंपनीज़ को। तो अगर दूसरी वेबसाइट अगर व्हाट्सएप की बन रही है तो वेबसाइट का नेम होगा व्हाट्सएप, डोमेन होगी whatsapp.com, और ऑर्गेनाइजेशन नेम अगेन मेटा आ गई। लेकिन हमारे केस में वही ऑर्गेनाइजेशन है, वही वेबसाइट है। ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना एक लोगो आपने यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे मैं गूगल में जाके लिखता हूँ वेबएक्स डिजिटल, यहाँ पर ये जिस तरह आ रहा है लोगो, ये तो हम किसी और जगह से अपलोड करते हैं। समटाइम यहाँ पर आपका लोगो शो हो जाता है इस जगह पे, इसके साथ यहाँ पर ये लोगो, वो लोगो कौन सा शो होगा जो हमने यहाँ पर अपलोड किया होगा, ठीक है। से अब जो हमारा दूसरा वेबसाइट है ना न्यूट्रिशन, उसका होता है ये भी है ना कि देखो मैं ये कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, मोजिला फायरफॉक्स, हो सकता है क्रोम पे ये यूज़ होता हो, क्रोम पे ये शो करता हो, हम इस पर भी चेक कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पर शो नहीं हो रहा, पहले होता था शो, काफ़ी टाइम होता भी रहा, आई डोंट नो अभी शो क्यों नहीं हो रहा, बट होता है। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट का देखा भी है, यहाँ पर आप हमारा लोगो शो हो रहा होता है, तो ये लोगो आपका यहाँ से आ जाता है। सही है। देन इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम। देन अच्छा, वो कह रहा है लोगो भी अपलोड करो, चलो लोगो हम रैंडम सा कोई भी अपलोड कर लेते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसको ले लेता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन यहाँ पर अपने प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हो, अब प्रोफाइल भी यहाँ पर नीचे शो हो रही होती हैं, ये देखें, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। फेसबुक का लिंक अब आप कैसे कॉपी करते हो, facebook.com, आपकी पेज जो भी है आप बेशक इसको ओपन कर लें, कोई बात नहीं, ले लो। यहाँ पर सारे आपके पेजेस आ जाते हैं, ठीक है। जो भी पेज है आपका उस पर आपने क्लिक करना है, उस पेज पर जाना है, यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर लेना है, ठीक है। जो मेरा पेज है उसका लिंक है facebook.com वेबएक्स ग्राफिक्स, ये पेज आ गया, ठीक है। अब इस तरीके से आप अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एसईओ कर रहे हो तो आपका अपना फेसबुक का पेज भी होगा, इंस्टाग्राम भी होगा, या कोई भी ट्विटर या कोई भी आप सोशल प्रोफाइल बना लेते हो, यूट्यूब का चैनल बना लेते हो, उसका लिंक ऐसे आपने कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ पर ला के आपने पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। देन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे जी। ये तो वो जो आपने टूल इंस्टॉल किया ना उसमें कर दो ना, ये सब जो टूल्स आपने इंस्टॉल किया। हाँ, ये उसी में कर रहे हैं ना, जो टूल मैंने इंस्टॉल किया योस्ट ऐसी उसी के अंदर हम कर रहे हैं। तो यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है स्टेप। फिनिश कॉन्फ़िगरेशन पे हम गो टू योर एसईओ डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, ओके। अब देखें नीचे आए तो यहाँ पर हमने योस्ट इंस्टॉल किया ना, तो योस्ट का ये ऑप्शन विजिबल हो गया। इसके बाद हमने आ जाना है सेटिंग में,
सेटिंग में आने के बाद आपने आ जाना है साइट कनेक्शंस में। ये सबसे पहला स्टेप होगा आपका। अब आपने क्या करना है, गूगल में अपनी वेबसाइट को सबमिट करवाना है। ठीक है, गूगल जो हमें कोड देगा ना, वो हमने कोड यहाँ पर पेस्ट करना होगा। सेव करेंगे, हमारी वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी गूगल के साथ। ठीक है, आसाने वाले पे कंप्लीट करते हैं इसके बाद। हाँ जी, आए हुए जी। हाँ चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। अच्छा, अब देखें, अब हमने क्या करना है, अब हम आएंगे यहाँ पर गूगल में और लिखेंगे सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट नाउ। ये देखिए मेरी जीमेल आईडी लगी हुई है, उस जीमेल आईडी पे ये ओपन हो गया मेरा सर्च कंसोल। यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट को सबमिट करवाना है। हम ये सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल होता है, इसके लिए हमें होस्टिंग सर्वर में जाके बैकएंड पे हमें फ़ाइल ऐड करनी पड़ती है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करेंगे। वेबसाइट का लिंक हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जो भी आपकी वेबसाइट होगी यहाँ पर वो आ जाएगी। ठीक है, अब इसने मल्टीपल मेथड दे दिए हैं कि आप किस तरीके से वेरीफाई करवा सकते हो। HTML फाइल के थ्रू, ये फ़ाइल हम अपने सर्वर में जाके अपलोड करेंगे, उस तरीके से भी ये वेरीफाई कर लेगा। सबसे आसान तरीका होता है HTML टैग का। HTML टैग को ओपन करें, ये कोड आ रहा है, कॉपी करें इसको, वेबसाइट में वापस जाएं और यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, सेव करेंगे। अब देखें यहाँ पर बाकी भी आपने नोटिस किया होगा, Href, बाइडू, बिंग, पिंटरेस्ट, येंडेक्स। ठीक है, ये भी सर्च इंजन्स हैं, लेकिन सबसे फेमस जो है वो गूगल है और बिंग है। ठीक है, इसके बाद बिंग आता है, बाकी सारे इसके बाद आते हैं। तो अगर आपने उन सारे जो हैं सर्च इंजन, उनके लिए भी अपनी वेबसाइट सबमिट करवानी है, तो आपको बारी बारी उन सारों के सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट देके वहाँ से जो कोड आएगा वो यहाँ पर आपने पेस्ट करना होता है। अब बिंग के लिए क्या होगा, आप यहाँ पर गूगल में जाके सर्च करेंगे बिंग सर्च कंसोल। ये देखिए बिंग का वेब मास्टर टूल इसका नाम है। इस पहले वेब मास्टर ही नाम होता था गूगल का भी, लेकिन गूगल ने बाद में वेब मास्टर को चेंज करके गूगल सर्च कंसोल कर दिया। बिंग वाले अभी तक बिंग वेब मास्टर टूल्स बोलते हैं इसको। आप इसको ओपन करेंगे, सेम वही मेथड होगा, इसके अंदर भी आपने अपनी वेबसाइट सबमिट करवानी होगी। वो जो कोड देंगे आपको, वो कोड ला के आपने यहाँ पर पेस्ट करना होगा। ठीक है, अभी के लिए हम गूगल के लिए ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, तो हमने गूगल का कोड लिया, वापस गूगल में आए और वेरीफाई पे क्लिक किया। ये देखिए, अब इसने इतने प्रोसेस में क्या किया, ये हमारी वेबसाइट पे गया था, इसने ये वाला कोड फाइंड किया, इसको ये कोड जब मिला है ना, तो इसने इसको वेरीफाई कर दिया। हम डन करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट प्रॉपर्टी में जाके इस प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। ये हमारी वेबसाइट सबमिट हो गई है। ठीक है,
अब गूगल क्या करेगा, अब इस पर टाइम लगाएगा। देखिए प्रोसेसिंग डाटा, प्लीज़ चेक अगेन इन अ डे और सो, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन में यहाँ पर डाटा शो करना स्टार्ट कर देगा। अभी इन साइट्स में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमारी वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक आ ही नहीं रही। ट्रैफिक आएगी तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में और इन साइट्स में आपको डाटा शो करता रहता है। 3 मंथ्स में कितनी ट्रैफिक आई, लास्ट 7 डेज़ में, 24 आवर्स में, यहाँ पर सारा डाटा आपका आता रहता है। ठीक है, इसी तरह URL इंस्पेक्शन में क्या होगा, आप अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर ऐड करते हो। आपकी वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होंगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, डिफरेंट कैटेगरीज होंगी। अब आप जैसे इसको क्लिक करते हो ना यहाँ पर, तो वो आपको बताएगा कि ये वाला URL आपका अभी तक इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ। अभी वो कह रहा है कि URL इज़ नॉट ऑन गूगल, यानी कि ये वाला जो वेबसाइट है ना, जो लिंक है, ये गूगल में अभी तक शो नहीं हो रहा। यानी कि हम अगर गूगल में जाके ये चीज़ सर्च करें यहाँ पर, तो वो डाटा शो नहीं करेगा। जैसे मैं वेबएक्स लिखता हूँ, वेबएक्स का डाटा आ रहा है ना, ये देखिए होम पेज हमारा आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह इसके और पेजेस भी आ जाते हैं। तो ये आपके केस में आपका नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि अभी 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 हमने इस वेबसाइट को सबमिट करवाना स्टार्ट किया। जब हमारी वेबसाइट को क्रॉलर आगे रीड करेंगे, फिर इंडेक्स करेंगे ना, फिर हम इस तरह चेक किया करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा URL इज़ ऑन गूगल, और यहाँ पर ग्रीन कलर का आपका वो बना हुआ आ जाएगा निशान। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये इंडेक्स हो गया। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है साइट मैप्स। साइट मैप क्या होता है? आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। जैसे नाम से पता चल रहा है, साइट का मैप। हमारी वेबसाइट के अंदर कितने पेजेस हैं, कौन कौन से पेजेस के आगे सब पेजेस बने हुए हैं। ठीक है, जैसे सर्विसेज है, ये एक मेन पेज है। सर्विसेज के अंदर मैं कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा हूँ, वो सारे सब पेजेस मैंने सर्विसेज के अंदर डाले हुए हैं। तो गूगल को हमारी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर समझ आ जाता है कि भाई हमारी वेबसाइट पे जिस पे मैंने जाके क्रॉल करना है उसका ये स्ट्रक्चर है, तो वो ईजी होता है उसके लिए उसको रीड करना। और इसमें एक और फ़ायदा होता है कि जब भी आपने कोई नया पेज क्रिएट किया ना, आपको ख़ुद से जाके दोबारा से उस पेज को इंडेक्स करवाने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर उसको दे दिया है, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर में वो जो नया पेज आप बनाओगे वो भी ऐड हो जाएगा और वो भी ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। गूगल खुद से उसको पीरियोडिकली चेक करता रहेगा। अब ये साइट मैप कैसे हमने देना है अपनी वेबसाइट का? वेबसाइट में आना है, साइट फीचर्स पे आपने क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करना है आपने। यहाँ पर आपको साइट मैप का ऑप्शन मिल जाएगा, ये XML साइट मैप्स। आपने इस पर क्लिक करना है। ये देखिए URL आपका बन के आ गया, साइट मैप _index.xml। अब ये हमारी वेबसाइट का सारा डाटा है। ये देखो पेज, पोस्ट और काफ़ी सारी एक्स्ट्रा कैटेगरीज हैं जो हम नहीं चाहते कि गूगल में शो हों। अब गूगल में कभी आपने अमेज़ोन लिखा हो तो अमेज़ोन का कोई ऑथर या कोई इस तरह की चीज़ें हमें एक्स्ट्रा शो नहीं हो रही होती। हमें जस्ट उसके लिंक्स, जो मेन लिंक्स हैं ना, जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, कैटेगरी के हो गए या उसका होम पेज का हो गया, इस तरह के हमें लिंक्स शो हो रहे होते हैं। तो इसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें ना, ऑथर क्या होता है? एक वेबसाइट को जो चला रहा है। जैसे यहाँ पर हमारी वेबसाइट में आओ तो ये ऑथर है हाशिर के नाम से। ठीक है, कोई हम अगर आर्टिकल भी लिखते हैं तो आर्टिकल में पता है एक ऑथर होता है। जैसे एक कोई न्यूज़पेपर लिखता है तो उसमें हम कहते हैं कि इसका ऑथर कौन है, किसने ये चीज़ लिखी है, किसने ये आर्टिकल लिखा है, तो वो बेसिकली ऑथर होता है। तो वो अगर गूगल में कोई बंदा हमारी वेबसाइट सर्च करे तो यहाँ पर ऑथर ना आए। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें ज़रूरी है कि हमने ये जो फालतू लिंक्स हैं बीच में से रिमूव करने हैं। ठीक है, एक अच्छा सा साइट मैप बना के वो हमने सबमिट करना है। हमारे वेबसाइट के अकॉर्डिंग साइट मैप में क्या होना चाहिए? आर्टिकल के लिंक होने चाहिए कि जो भी हमने आर्टिकल लिखे वो हमारा गूगल में आ जाए। पेज होने चाहिए, पेज तो सबसे इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट, होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्ट की कैटेगरीज होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट की कैटेगरी, ये आ गई प्रोडक्ट कैटेगरी। उसके अलावा पोस्ट की कैटेगरी होनी चाहिए, प्रोडक्ट होने चाहिए, पोस्ट होनी चाहिए और पेजेस होने चाहिए। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इनको हमने रिमूव करना है। अब देखो मैं अगर पेज पे क्लिक कर रहा हूँ ना, पेज के अंदर ये सारे पेजेस हमारे बने हुए हैं। ये पेजेस मैं आपको अगर चेक कराऊँ आपकी वेबसाइट में, यहाँ पर आप पेजेस में आए, यही सारे पेजेस आपको वहाँ पर शो हो रहे हैं। अबाउट अस, ब्लॉग, कार्ट, चेकआउट, कंपेयर। यहाँ पर आप चेक करें, अबाउट अस, चेकआउट, कार्ट, कंपेयर, ये सारे पेजेस बने हुए हैं। यानी कि अब अगर मैं इसमें एक नया पेज ऐड करता हूँ, लेट्स सपोज मैं एक नया पेज ऐसे ही ऐड कर देता हूँ। सैम्पल पेज पब्लिश करेंगे। अब मुझे गूगल में जाके ख़ुद से इस पेज को बताना नहीं पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि हमारे साइट मैप में यहाँ पर आप देखना हमारा सैम्पल पेज भी ऐड हो जाएगा। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, ये देखो सैम्पल पेज बन के आ गया। ठीक है, एक पहले का बना हुआ था सैम्पल पेज, एक हमने दूसरा बनाया तो उसका लिंक हो गया सैम्पल पेज 2। ये देखिए 2 सैम्पल पेज है ना, जो पहले पेज बना हुआ था उसका लिंक है सैम्पल पेज, दूसरे पेज का सैम्पल पेज 2। ये दोनों आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कि हम अब गूगल को अलग से नहीं बताएंगे जाके, गूगल खुद से इसको रीड करेगा, और अगर वो वेबसाइट की क्वालिटी अच्छी हुई, पेज की क्वालिटी अच्छी हुई, तो उसको तो उसको वो जो है वो गूगल में शो कर देगा सर्च इंजन में। अब हमने क्या करना है, इसमें जो फालतू पेजेस है ना, जो फालतू चीज़ें हम नहीं चाहते कि गूगल शो करे गूगल सर्च में, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पर, उनको हमने यहाँ से रिमूव करना है। अब ये क्या आ रहा है, WD प्रोडक्ट टैब्स साइट मैप। ठीक है, वापस आप आओ योस्ट एसईओ की सेटिंग में आप जाओ, देखिए पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट्स, ये ऑन है, इस वजह से यहाँ पर हमारी ये पोस्ट आ रही है। पेजेस में आप आ जाए, पेजेस भी ऑन है, इट मीन्स कि हम चाहते हैं कि ये चीज़ गूगल में शो हो। ठीक है, देन नीचे आप आ जाए तो पोर्टफोलियो आ गया। पोर्टफोलियो इसके अंदर, इस थीम के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, प्रोजेक्ट्स के अंदर बनते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये शो हो, तो मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा और सेव करूँगा। यहाँ से आप चेक करेंगे आपका एक ऑप्शन कम हो जाएगा। अभी कितने आ रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसको रिफ़्रेश करते हैं, कितने रह गए अब, 12। जो बीच में वो प्रोजेक्ट कैटेगरी वाला था ऑप्शन, वो ख़त्म हो गया। इसी तरह आप नीचे आएँ, कैटेगरीज़ कौन सी होती हैं, कैटेगरी बेसिकली होती हैं पोस्ट की कैटेगरीज, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको हमने रखना है, इसको हमने हाइड नहीं करना। HTML ब्लॉक कैटेगरीज आ गई, इसको हम ऑफ़ कर देंगे, सेव करेंगे। इसी तरह प्रोडक्ट कैटेगरी भी हमें चाहिए है, प्रोडक्ट टैग्स, नीचे आप आ जाए तो प्रोजेक्ट कैटेगरीज आ रही हैं, इसको ऑफ़ कर देंगे। देन टैग्स आ रहे हैं, टैग्स को भी हम ऑफ़ कर देंगे, टैग हम नहीं चाहते कि हमारे गूगल में शो हों। अब इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन ख़त्म हो गए। अभी स्टिल प्रोडक्ट की टैब्स आ रही हैं, CMS ब्लॉक, साइट मैप आ रहा है, इन सारों को हमने रिमूव करना है। समझ आ रही है इसमें? बस आप अपना माइंड क्लियर करो कि गूगल में जब कोई बंदा सर्च करे, आपकी वेबसाइट की क्या क्या चीज़ें शो होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें शो नहीं होनी चाहिए। पेज, पोस्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कैटेगरीज, पोस्ट की कैटेगरीज, यही 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ई-कॉमर्स वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है तो फिर आपने क्या शो करवाना है, तो फिर आपका, जैसे मेरी वेबएक्स की वेबसाइट है, ये जस्ट एक बिज़नेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट है, इसके अंदर कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, तो इट मीन्स कि प्रोडक्ट की कैटेगरीज तो उसमें आएंगी भी नहीं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमारा वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। तो आपकी पोस्ट आ जाएंगी, पेजेस आ जाएंगे और पोस्ट की कैटेगरीज आ जाएंगी, यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी इसमें। स्लाइड आ रही है एंड स्लाइडर, स्लाइड्स में जाके स्लाइड्स को भी ऑफ कर देंगे। प्रोडक्ट की कैटेगरी रहेगी हमारे पास, प्रोडक्ट्स, पोस्ट की कैटेगरी, पेजेस, सिर्फ वुड मार्ट, स्लाइडर, साइट मैप रह गया, इसको हमने अब ऑफ करना है। स्लाइडर ऑफ। ठीक है, अब गूगल सिर्फ इन चीज़ों को पढ़ेगा। पेजेस है ना, पेज के अंदर जाएगा, वो देखेगा कितने पेजेस हैं,
जब हमने कल को एक या दो पेजेस नए ऐड किए वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। गूगल को हमने सबमिट करवाया हुआ है, गूगल खुद से आएगा, उसको देखेगा इसके अंदर दो पेजेस और ऐड हो गए, उनको रीड करेगा। अगर वो क्वालिटी कंटेंट हुआ, गूगल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हुआ, उसके अंदर हमने प्रॉपर्ली एसईओ आर्टिकल लिखे हुए या जो भी हमने पेज क्रिएट किया उसके अंदर प्रॉपर्ली एसईओ चीज़ें हमने यूज़ की हैं, तो वो हमारा जो पेज या आर्टिकल होगा वो उठा के हमारा गूगल में शो कर देगा, ठीक है, उसको इंडेक्स कर देगा। अब हमने साइट मैप को यहाँ पर सबमिट कैसे करना है, ये देखो आपका साइट मैप है, इस लिंक को आपने कॉपी करना है, साइट मैप के आगे पेस्ट कर देना है, ठीक है। बैक एंड पे आपकी वेबसाइट है, साथ में आपका ये लिंक आ गया, एग्जैक्टली ये चीज़ बन गई है। तो इसको हम करेंगे सबमिट। ठीक है, सम टाइम जैसे हम फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं ना तो कुड नॉट फैच का ऑप्शन आता है, आप दोबारा से यहाँ पर पेस्ट करके दोबारा सबमिट करो, अब देखो सक्सेस आ गया। ये वही साइट मैप है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको ओपन करूँ साइट मैप को, ये देखिए कैटेगरी साइट मैप, पेज साइट मैप, पोस्ट साइट मैप, प्रोडक्ट कैटेगरी, यही 5 चीज़ें आपको ये नज़र आ रही हैं। इट मीन्स कि अगर वो पेज में जाएगा तो इस पेज के अंदर उसको सारे पेजेस जितने भी होंगे वो नज़र आएंगे। अभी कुड नॉट फैच क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अभी हमने बिल्कुल अभी इसको अप्लाई किया है। ये थोड़ी देर में आप इसको रिफ़्रेश करोगे तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली फैच स्टेटस आ जाएगा। कंप्लीट है यहाँ तक आपको? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने योस्ट प्लगइन इंस्टॉल करना है किसी भी वेबसाइट में, चाहे वो ई कॉमर्स है या किसी भी निश से रिलेटेड है। उस योस्ट एसईओ को हमने फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके जो बेसिक डिटेल्स हैं वो दे देने कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सन है, हमारे सोशल मीडिया लिंक्स कौन से हैं, लोगो कौन सा है, उसको हम सबमिट करेंगे। देन हम आ जाएंगे योस्ट की सेटिंग में। सबसे पहला काम हमने करना है सर्च कंसोल से जो कोड आएगा वो आपने कनेक्शन में जाके यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। अब उसके लिए हमने क्या करना होता है, जब हम नई प्रॉपर्टी ऐड करते हैं ना, नॉर्मली तो आप कैसे ओपन करोगे इसको, सर्च कंसोल लिखोगे, सर्च कंसोल पे क्लिक करोगे आप जिस जीमेल आईडी से लॉगिन हो ना उसी से ही आपको सर्च कंसोल में ले जाएगा। अब मैंने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया ना, मुझे डायरेक्टली यहाँ पर ले गया। जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लिक किया था तो मुझे उसने वो 2 बॉक्सेस दिए थे जिसके अंदर मैंने वेबसाइट का लिंक ऐड किया था, ऐसे ही था ना। जब मैंने पहले सर्च कंसोल ओपन किया था उस टाइम तक मैंने वेबसाइट ऐड नहीं की थी, तो उसने मुझे क्या किया था, उसने मुझे ये वाले 2 ऑप्शन दिए थे, ये 2। अभी डायरेक्ट एंटर कर दे क्योंकि मेरी ये जीमेल है। अब जिस जीमेल पे आप एसईओ स्टार्ट करते हो ना, सर्च कंसोल बनाते हो, उसको डायरेक्टली वो इस तरह डैशबोर्ड में ले जाता है, वो आपसे अलग से लॉगिन पासवर्ड नहीं मांगता, ठीक है। आपकी जीमेल के साथ ये चीज़ कनेक्टेड है। अब अगर आपने इसके अंदर कोई नई वेबसाइट ऐड करनी है, timelet.amical.pk तो होगी, आप कहते हो कि मेरी एक दूसरी वेबसाइट है, सेकंड वेबसाइट है, वो भी मैं इसी जीमेल पे ऐड करना चाहता हूँ, तो आप ऐड प्रॉपर्टी पे जाके यहाँ पर लिंक दोगे उस वेबसाइट का, कंटिन्यू करोगे, वो एक कोड देगा आपको, वो कोड उठा के आपने उस वेबसाइट में भी होस्ट इंस्टॉल किया होगा, वहाँ पर जाके आपने पेस्ट कर देना है। ये डिफरेंट वेबसाइट होगी, वो डिफरेंट होगी, दोनों की अलग अलग होगी। यहाँ पर फिर आपकी 2 प्रॉपर्टीज़ आ जाया करेंगी। फिर जब भी आपने दोनों का परफॉर्मेंस चेक करनी है, इनसाइट्स चेक करनी है, तो आप जिस पे क्लिक करोगे उसके बारे में सारी चीज़ें आप डिटेल देख सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी पे क्लिक करके उसकी परफॉर्मेंस जाके अलग से चेक कर सकते हो। फिर हमने अपनी वेबसाइट का डाटा सबमिट करवाना है इसको, कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें, हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है। तो जितने अच्छे तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, एसईओ ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर होगा, तो उसको उतने ईजी तरीके से समझ आएगी। जैसे आप स्कूल में या कॉलेज में जब पेपर देते थे ना, तो आप प्रॉपरली वो ब्लू हेडिंग यूज़ करते थे मार्कर से, और फिर उसके नीचे पेन से यूज़ करके प्रॉपर एक स्ट्रक्चर से बनाते थे ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो और वो ईज़िली उसको जो है वो चेक कर सके। यही चीज़ होती है आपकी। इसके अंदर भी आपकी हेडिंग्स होती हैं, H1 H2 H6 तक हमारी हेडिंग्स होती हैं। H1 जो है वो पेज का आपका मेन टाइटल होता है, कि उसको उससे पता चलता है कि ये आपकी वेबसाइट का जो पेज है ये किस बारे में है। जैसे लेट्स सपोज मैं अपनी वेबसाइट का होम पेज ओपन करता हूँ वेबएक्स का, या होम पेज से मैं जाता हूँ कोर्सेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो इसमें एक जो आपका पहला पेज का जो टाइटल होता है ना, वो हम H1 में रखते हैं। H1 मीन्स, क्योंकि गूगल हमारी वेबसाइट को इस तरीके से आगे नहीं पढ़ता, गूगल हमारी वेबसाइट के कोड में जाता है, ठीक है। कोड में जाके उसमें से पढ़ रहा होता है कि इस वेबसाइट के अंदर कौन से जो है वो H1 टैग हैं, कौन सा H2 हैं। जो H1 होगा ना उसको समझ आ जाएगी कि ये इसकी वेबसाइट के पेज का जो है मेन हेडिंग ये है H1 वाली। इसी तरह प्रोजेक्ट में जाएंगे, देन कॉन्टैक्ट पेज में जा सकते हैं, होस्टिंग में जा सकते हैं। इसकी मैं दूसरी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जिस वेबसाइट का हम एसईओ कर रहे हैं,
अभी मैंने मोबाइल पे क्लिक किया, ठीक है। मोबाइल पे ये एक कैटेगरी बनी हुई है आपकी जिसका नाम है मोबाइल, ठीक है। अब उसको पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट के अंदर बेसिकली इस वेबसाइट के पेज टाइटल ऑफ हुए हुए थे। अब आप चेक करें, ये देखिए। अब देखिए हर पेज का ना एक नाम होता है, जैसे ये अबाउट अस है ना, तो इसका नाम है अबाउट अस, ये इसका मेन टाइटल है। अब गूगल इस वेबसाइट को इस तरीके से नहीं पढ़ रहा होगा, अगर तो वो इंसान होता और इस तरीके से पढ़ रहा था तो उसको पता होता कि ये पेज का टाइटल अबाउट अस है। वो पढ़ता है इसको कोड लैंग्वेज में। कोड लैंग्वेज में उसको कैसे पता चलेगा कि अबाउट अस जो है वो इसका मेन है, क्योंकि अबाउट अस तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जगह जगह लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर आ रहा होगा H1, ये देखें एंट्री टाइटल अबाउट अस। अब जहाँ पर भी H1 होगा ना, वो उसको इस पेज का जो मेन टाइटल है ना वो कंसिडर करेगा। H1 होता है, H2 होता है और H6 तक जो है वो आपकी हेडिंग जाती हैं, वो सब हेडिंग्स बनती जाती हैं। H1 किसी भी पेज में एक दफ़ा आ सकता है, एक से ज़्यादा नहीं आएगा। अगर 2 H1 होंगे ना तो गूगल को समझ नहीं आएगी कि ये पेज अबाउट अस है, या दूसरा H1 हो सकता है इस पे भी H1 लगा हुआ हेडिंग पे, तो उसको समझ नहीं आएगी कि भाई ये वाला मैंने कंसिडर करना है, ये करना है। तो H1 आपका एक होना चाहिए। अब ये जो योस्ट एसईओ है ना, जो प्लगइन हमने यूज़ किया है, अगर आप इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं तो वो ये भी बता देता है कि इस पेज पर 2 दफ़ा H1 यूज़ किया हुआ, आपने एक यूज़ करना है, ठीक है। H2 जो है वो आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, जैसे ये भी H2 है, इसको अगर हम चेक करें, ये बल्कि H4 है। ये एक और हेडिंग आ गया, अब इसको चेक करो, ये भी उसने H4 यूज़ की हुई है, ठीक है। देन आप नीचे आ जाएं, इस हेडिंग को चेक करें, H4, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है ना कि ये स्ट्रक्चर ख़राब है, स्टार्ट होता है H1 से, फिर H2 आती हैं हेडिंग्स। अगर H2 के अंदर भी कोई सब हेडिंग्स बनती हैं तो वो सारी आप H3 में लेके जाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप H4 करते हो, H5 करते हो, H6 पे जाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है बेसिकली आपका H1 टाइटल। ठीक है, जब आप ये पूरी वेबसाइट का अपना स्ट्रक्चर बना लेते हो, इजी टू रीड स्ट्रक्चर बना लेते हो, इजी टू अंडरस्टैंड बना लेते हो, उसके बाद आपने आना होता है यहाँ से साइट फीचर्स में। बॉटम पे आने के बाद XML साइट मैप को आपने ओपन करना है। यहाँ पर आपके सारे लिंक्स आ जाएंगे, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी पीछे आपको सारे यहाँ से रिमूव करके बताए हैं, वो लिंक्स आपने जो अननेसेसरी होंगे वो रिमूव कर देने हैं। जो मेन आपके होंगे वो पेज होगा, पोस्ट होगा, पोस्ट की कैटेगरी होगी, प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट की कैटेगरीज होगी। अगर ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, अगर ई कॉमर्स नहीं है तो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैटेगरी रिमूव हो जाएंगे, जस्ट कैटेगरी, पोस्ट एंड पेज के लिंक रह जाएंगे। अब इस साइट मैप को आपने गूगल में सबमिट करवाना है तो आपने ये वाला लिंक कॉपी करना है एंड से, ठीक है। और साइट मैप में जाके यहाँ पर वो लिंक आपने पेस्ट करना है और सबमिट कर देना है, ठीक हो गया। तो अब ये आपका पेज का जो साइट मैप है, पूरी वेबसाइट के बल्कि साइट मैप यहाँ पर सबमिट हो चुके हैं।
ओके। सारे सक्सेस हो गए। अब देखो उसको पता चल गया कि इस पेज के अंदर 15 पेजेस बने हुए हैं। मैं क्लिक किया इस पर, यहाँ पर 15 पेजेस आई थिंक शो नहीं कर रहा, बट उसको पता चल गया ये आगे नंबर ऑफ़ पेजेस लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, कैटेगरी 4 बनी हुई है, पोस्ट 9 है। हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। पोस्ट की कैटेगरीज में जाते हैं, 4 कैटेगरीज बनी हुई हैं। ये जो कैटेगरी होती है ना, ये बेसिकली डिलीट नहीं हो सकती। देखें इंसानों के आगे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस एक कैटेगरी बना देता है जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल है इस चीज़ को वो रीड नहीं कर रहा, इन चारों को वो रीड कर रहा है, और जो 4 शो कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आर्टिकल्स कितने लिखे हुए हैं, इनके पोस्ट कितनी लिखी हुई हैं, 9। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। पोस्ट में जाते हैं, बेसिकली यहाँ पर 8 शो हो रही हैं, बट यहाँ पर उसने 9 पिक की हैं। आई डोंट नो 9 कैसे हो सकती हैं जबकि 8 हैं, लेकिन आपको समझ आ गई होगी कि करीब करीब ही है। आई डोंट नो ये 9 नंबर उसने कहाँ से ऐड किया है, बट ओवरऑल आपकी 8 आ रही हैं। इसी तरह पेजेस 15 है, यहाँ पर 17 आ रहे हैं। मे भी सही तरीके से भी डाटा अपलोड नहीं हुआ, तो 1-2 दिन के बाद इसको आप चेक कीजिएगा। जब यहाँ पर सारा डाटा इसने शो करना स्टार्ट कर दिया, तब तक ये प्रॉपर्ली डाटा शो कर देगा। उसके अलावा जब हम कोई यूआरएल चेक करते हैं ना, जिस पे वो लिखा हुआ आता है यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल, अब इसको इंडेक्स करने में टाइम है। गूगल अपनी मर्ज़ी से आएगा, इसको इंडेक्स करेगा। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि गूगल को एक हिंट, थोड़ा सा एक पुश करें कि वो जल्दी आके इसको रीड करें, तो हम इसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इससे गूगल को एक सिग्नल जाता है कि इस वेबसाइट को आगे उसने रीड करना है। आएगा फिर भी वो अपने टाइम पे, बट उसको एक सिग्नल एक्स्ट्रा चला जाता है, तो उसके बाद आके वो रीड कर लेता है। जी, कॉल किया मैंने, क्या जाना है आपके? मैंने कॉल किया, वो आपके आने से 5 मिनट पहले दोबारा कर लेंगे। वैसे ही तो नहीं जाना। कितने बजे तक जाना है आपने? 4:30? आधा घंटे में जाना होगा। यार जल्दी आ जाओ। ओके, देखो स्माइल इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड हो गया। इसने नीचे लिखा हुआ यूआरएल वाज एडेड टू अ प्रायोरिटी क्रॉल क्यू, यानी कि उसने प्रायोरिटी पे इसको ऐड कर लिया। सबमिटिंग अ पेज मल्टीपल टाइम्स विल नॉट चेंज इट्स क्यू पोजीशन। कह रहा है कि इसको अब इसके बाद बार बार आप रिक्वेस्ट अगेन करते रहोगे ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको आपने बस एक बार कर दिया काफ़ी। अब गूगल अपनी मर्ज़ी से आएगा, इसको जो है वो क्रॉल करेगा। अब जब कल क्लास में हम आएंगे ना, हम इसको चेक करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये गूगल पे शो हो चुका होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी आप इसको बार बार देखो, क्योंकि आज थोड़ा टेक्निकल था। तो ये चीज़ें सारी आपने अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, जो लाइव वेबसाइट है नूर वाली है, और एक दूसरी जो आपकी टूरिज़म वाली है, इन दोनों पे आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है।